मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी एक नौकर से कर दी और कहा, तुम जैसी मनहूस लड़की के लिए यही रिश्ता ठीक है। मैंने आंसू बहाकर गीता पढ़ी और प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी किस्मत बदल दे। नौकर मुझे अपने कच्चे से घर में ले गया, जहां एक टूटी हुई चारपाई रखी थी। लेकिन अगले ही दिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जब मेरा विवाह समारोह शहर के एक बहुत बड़े 5 सितारा होटल में हुआ। वहां बहुत से नौकर मेरी सेवा में लगे हुए थे और मेरी सौतेली माँ फटे पुराने कपड़े पहनकर झाड़ू लगा रही थी। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई जब वो भागती हुई आई और मेरे पैरों में गिरकर कहने लगी, इस मनहूस लड़की से कौन शादी करेगा? मेरी सौतेली माँ नफरत से बोली। मैंने आंसू पोंछे और फिर से गीता पढ़ने लगी। क्योंकि मेरा रंग काला था, इसलिए हर कोई मेरा मजाक उड़ाता था, जबकि मेरी सौतेली बहनें बेहद सुंदर थीं और उनकी शादियां बड़े खानदानों में हुई थीं। मेरी जिंदगी हमेशा एक परीक्षा रही है। मैं अपने पिता की पहली पत्नी की संतान हूँ। माँ के इस दुनिया से चले जाने के कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ से मेरी सौतेली बहनें पैदा हुईं, जो बहुत सुंदर थीं, जबकि मैं सांवली और साधारण थी। मेरा रंग ही मेरी बदकिस्मती बन गया। मेरी सौतेली माँ हमेशा मुझे अपनी बेटियों से कमतर समझती थीं। वो मुझे नफरत की तराजू में तोलती थीं और मेरे अस्तित्व को बोझ की तरह देखती थीं। जब भी मैंने उनके और अपनी बहनों के व्यवहार की शिकायत पिताजी से की, उन्होंने हमेशा मजबूरी जताई। मुझे उनके चेहरे पर लाचारी देखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने चुप रहना और सब्र करना सीख लिया था। उन्हें डर था कि अगर उनकी दूसरी पत्नी नाराज हो गई तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। मेरी सौतेली बहनें मेरे रंग की वजह से मुझे घृणा से देखती थीं। सौतेली माँ ने मुझे उनसे कई दर्जे नीचे रखा हुआ था। मैं अक्सर अपनी किस्मत पर रोती, लेकिन आंसू जब्त कर लेती, क्योंकि मेरी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था। जब से मैंने होश संभाला, तब से हर रिश्ते के लिए तरसती रही। पिताजी ने भी अपनी दूसरी पत्नी को खुश रखने के लिए मुझसे मुंह मोड़ लिया। वो अपनी दूसरी बेटियों पर तो जान छिड़कते थे, लेकिन मेरे लिए उनका प्यार एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गया। जब वो मेरी बहनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते, तो मैं बस उन्हें हसरत से देखती थी। मेरी किस्मत में तो सिर्फ उनकी उतरी हुई चीजें पहनना ही था। मैं अपनी तकदीर से समझौता कर चुकी थी। शायद उन सब की नफरत ही मेरा मुकद्दर थी। एक दिन मैं सबके लिए रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी मेरी सौतेली बहन जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं काम छोड़कर भागी कि पता नहीं क्या हो गया। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो वो मुझ पर बरस पड़ी। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। तुम किसी की सुनती ही नहीं हो, मैंने हाथ मरोड़ते हुए कहा। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, इसलिए याद नहीं रहा। मैं अभी कपड़े इस्त्री कर देती हूँ, वो गुस्से से बोली। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और कपड़े इस्त्री करो। मैं दौड़कर कपड़े उठाने लगी, तभी सौतेली माँ चिल्लाई, आज इस घर में नाश्ता मिलेगा या नहीं? ये लड़की किसी काम की नहीं है। मैंने आवाज दी, जी बस ला रही हूँ। वो निशा के कपड़े इस्त्री कर रही थी, इसलिए देर हो गई। वो मेरी तरफ नफरत से देखकर बोली, तुमसे कभी कोई काम वक्त पर हुआ है क्या? नखरे करती हो जैसे कोई रानी हो। मैं आंखों में आंसू लिए वापस रसोई में आ गई। मैं जानती थी कि मेरी सारी सफाइयां व्यर्थ थीं। मैंने इस घर के सारे काम अपने सिर पर उठाए थे, फिर भी मुझे सिर्फ तिरस्कार और नफरत मिली। मैं अक्सर अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करके रोती थी। न मुझे माँ का प्यार मिला, न ही उन्होंने मुझे कभी अपनी ममता में पनाह दी। अक्सर हालात से तंग आकर मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश वो मुझे भी माँ के साथ ही इस दुनिया से उठा लेते। इस निर्दयी दुनिया में मेरा कोई भी हमदर्द नहीं था। मेरी सौतेली बहनें बचपन से ही मेरे खिलाफ थीं। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या शिकायत थी कि हर बात पर मुझे नीचा दिखाती, और मेरी सौतेली माँ उनका पूरा साथ देती थीं। यहाँ तक कि मेरे पिताजी की नजरें भी मुझसे घृणा से भर गई थीं। मैं अपनी सौतेली माँ और बहनों की तिरस्कार भरी नजरों का सामना तो कर सकती थी, मगर अपने पिता का मेरे प्रति वह रवैया मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े कर देता और मैं बस सिसक कर रह जाती। शायद मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता जब मेरे पिता अपना सारा प्यार उन बेटियों पर लुटाते और मेरे हिस्से में कुछ नहीं आता। मेरी सौतेली माँ ताना मारते हुए कहती, तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हारा बाप तुमसे दूरी बनाए रखता है। मेरे लिए तो जैसे तबाह हो जाने वाला पल वह था
जब मेरे पिता अपनी सौतेली बेटियों को किसी समारोह में साथ ले जाते और मैं हसरत भरी निगाहों से उन्हें देखती रह जाती। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं अकेली हूं। समय तेजी से बीतता गया। मैं और मेरी सौतेली बहनें जवान हो गईं। वे इतनी सुंदर थीं कि उनके गुलाबी रंग और सितारों सी चमकती आंखें उनकी खूबसूरती को और बढ़ा देती थीं। आए दिन उनके लिए अमीर और प्रतिष्ठित घरों से रिश्ते आते थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत घमंड था कि उनके सौंदर्य की वजह से उनके लिए अच्छे रिश्ते आते हैं। मेरी सौतेली माँ उनकी शादी और दहेज की तैयारियों में पूरी ताकत लगा देती थीं। उन्होंने मेरी माँ के सारे गहने, जिन पर मेरा अधिकार था, अपनी बेटियों को दे दिए। मेरे पिता ने भी उनकी शादियों में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दुनिया की हर खुशी उनकी झोली में डाल दी। लेकिन जब मेरी शादी की बारी आई तो न किसी ने मोहब्बत की बात की और न ही इज्जत की। यहाँ तक कि मेरे पिता भी इस मामले में खामोश रहे। न उन्होंने मेरी खुशियों की चिंता की और न ही रुखसती के वक्त उनका साया मुझे नसीब हुआ। वे हमेशा अजनबियों की तरह मुझसे बेरुखी से पेश आते, क्योंकि मेरी सौतेली माँ के आगे उनकी एक भी नहीं चलती थी। हर मामले में वे उनके सामने लाचार थे। एक दिन मेरी सौतेली माँ ने सख्त लहजे में कहा, इस काली को जल्दी से विदा करो। जो रिश्ता आया है उसी से इसकी शादी कर दो। वैसे भी इसकी शक्ल सूरत देखकर कोई अच्छा या सम्मानित रिश्ता तो आने से रहा, तो बेहतर है कि जो आया है उसी को स्वीकार कर लो और इसे इस घर से रवाना करो। वैसे भी ये लड़की हमारे लिए बोझ और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। मेरे पिता उस वक्त चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने मेरी हमदर्दी में एक भी शब्द नहीं कहा। उनकी खामोशी देखकर मेरी आंखों में आंसू भर आए कि क्या मैं इन सब के लिए सच में बोझ हूं। न मैंने कभी पहनने के लिए कुछ अच्छा मांगा और न ही खाने के लिए कभी जिद की। लेकिन मुझे पता था कि मेरे विरोध या दुख जताने से कुछ बदलने वाला नहीं। जिस तरह मेरी सौतेली बहनों की शादी बड़े और प्रतिष्ठित घरों में हुई थी, मैं भी अपनी शादी ऐसे ही किसी अच्छे घर में होने का सपना देखा करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ये सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैंने अपने आंसू पोंछे और गीता पढ़ने लगी। शायद मैं खुदा से धैर्य की दुआ मांग रही थी। गीता पढ़ते हुए मेरे आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे और मैं अपने ईश्वर से अपने अच्छे भाग्य की दुआ कर रही थी, क्योंकि अब मैं उन सभी बुरे व्यवहारों से तंग आ चुकी थी। मेरे सब्र की हदें पार हो चुकी थीं। मैं भी चाहती थी कि मेरी किस्मत में कोई ऐसा इंसान हो जिसके होने से मुझे वह सम्मान और प्यार मिल सके जो मुझे अपनी सौतेली माँ और बहनों से कभी नहीं मिला। उनकी तिरस्कार भरी नजरों को सहते सहते अब मेरा धैर्य जवाब दे चुका था। चाहकर भी मैं अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने आवाज उठाई तो मेरी सौतेली माँ और बहनें मेरी बात को दबा देंगी और फिर मेरे हिस्से में केवल अपमान और बदनामी ही आएगी। एक दिन मेरी सौतेली बहन अपने पति के साथ घर आई। उसे इतने अच्छे कपड़ों में देखकर मेरे दिल में भी इच्छा जागी कि काश मैं भी शादी के बाद ऐसे ही सज संवर कर रह सकूं। लेकिन वह तो सिर्फ मेरा एक सपना था जो शायद कभी हकीकत नहीं बन सकता था। मैंने एक ठंडी सांस ली, क्योंकि मेरी किस्मत में कहाँ था ऐसा कुछ कि मैं भी किसी अच्छे खानदान में शादी कर पाती। अपनी शादीशुदा सौतेली बहनों को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सौतेली माँ से साफ कह दूंगी कि मैं उस मामूली नौकर से शादी नहीं करूंगी। ये सोचते ही मेरी रूह कांप गई कि अगर मैंने यह बात की तो न जाने इसके क्या परिणाम होंगे। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई कि आज तो अपने हक में जरूर बात करूंगी। मेरे दिल में अपनी सौतेली माँ के लिए कोई नफरत नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैं उनके सामने रोऊंगी तो शायद उनका दिल पसीज जाए और वे मेरी शादी उस साधारण इंसान से न करें। डर और घबराहट के मिले जुले भाव लेकर मैं माँ के कमरे में गई तो देखा कि वह अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थीं। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पिता से कह दिया है कि इस मनहूस लड़की का रिश्ता वहीं कर दो। कम से कम इससे जान तो छूटेगी। मेरा तो मन नहीं करता इसकी शक्ल भी देखने का, लेकिन मजबूरी है। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती इसे इस घर में झेलना तो पड़ेगा ही। माँ के ये शब्द सुनकर मैं वहीं से उल्टे कदमों लौट आई। जो उम्मीद की एक छोटी सी किरण मेरे दिल में थी वह भी बुझ गई। अब मैंने सब कुछ अपने नसीब पर छोड़ दिया। जल्दी ही मेरी शादी तय हो गई, वह भी एक साधारण नौकरी करने वाले इंसान से। शादी के दिन मेरी माँ और बहनों ने कोई खुशी नहीं जताई, बल्कि मेरे कपड़ों और गहनों का मजाक उड़ाती रहीं। शादी के लिए किसी ने मुझे खरीदारी तक नहीं करवाई।
मैंने अपनी माँ की बहुत पुरानी अलमारी में से उनका ही शादी के समय पहना हुआ जोड़ा निकाला और वही पहन लिया, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कुछ था ही नहीं। मैं उसी में धैर्य और संतोष के साथ एक साधारण दुल्हन के रूप में एक पुराने और छोटे से घर में बैठी थी। मेरे दिल में कड़वाहट और बेबसी का तूफान चल रहा था, और उस तूफान की शिकार सिर्फ मैं ही थी, क्योंकि मेरे रोने या हंसने से मेरे पिता के घर में किसी पर कोई असर नहीं पड़ता था। मेरी विदाई के दिन मुझे अपनी माँ की कमी बहुत गहराई से महसूस हुई। वह दिन जो हर दुल्हन के लिए बहुत खास होता है, मेरे लिए वह आम दिनों से भी ज्यादा दुखदाई था, क्योंकि मेरी खुशी में कोई भी खुश नहीं था, न मेरी सौतेली माँ न बहनें। और जिसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी वो मेरे पिता थे, जिन्होंने मुझे यह तक महसूस नहीं होने दिया कि उनका साया मेरे सिर पर है। मैं अपने दिल की हजारों इच्छाओं को दबाते हुए उन बेरहम लोगों के घर से निकलकर एक आम से घर में आ गई। उस दिन मेरा दिल सचमुच लहू के आंसू रोया। शादी की रात जब मेरे पति कमरे में आए, मैं नजरें झुकाए उस पुराने कमरे में बैठी थी। मेरे दिल में न तो कोई खुशी थी और न कोई उल्लास, लेकिन मेरे पति की आंखों में मेरे लिए एक अलग ही चमक और सच्चा प्यार था, जो शायद मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे दिया था। इससे पहले तो मैं लोगों की आंखों में अपने लिए सिर्फ नफरत और तिरस्कार ही देखा करती थी। उन्होंने मेरा माथा चूमते हुए कहा, मेरी रानी, तुम दुनिया की सबसे सुंदर औरत हो। उनके ये शब्द मेरे दिल पर जैसे अमिट छाप छोड़ गए, लेकिन मैं अब भी अपनी किस्मत से संतुष्ट नहीं थी। मुझे लगा कि ये शब्द किसी सुंदर गोरी लड़की के लिए है, न कि मेरे लिए, जो साधारण रूप रंग और सांवले रंग की हो। फिर भी अब जब शादी हो चुकी थी और मेरे पति ही मेरे सब कुछ थे, तो उनका इस तरह मेरी तारीफ करना मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके वो शब्द मेरे कानों में जैसे मिठास घोल गए। उस दिन पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मैं भी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ, और सारी सुंदरता जैसे मेरे ही पास आकर ठहर गई हो। मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरे पति ने अपनी उंगलियों से वे आंसू छुए और बोले, ये आंसू तुम्हारी आंखों में दोबारा ना आए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत कीमती मोती है, जिन्हें मैं कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी बीती जिंदगी के सारे दुखों का इलाज करूंगा और तुम्हारी आने वाली जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। उनकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। मुझे भरोसा हुआ कि शायद मेरी आने वाली जिंदगी वाकई खुशहाल होगी। वे खुशियां मुझे भी मिलेंगी जिनके लिए मैं अब तक तरसती रही हूँ। मेरे पति के साथ मेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, जिसमें मैं किसी हद तक संतुष्ट थी, लेकिन दिल में एक खालीपन अब भी था। जब मैंने उनके घर में कदम रखा तो उस छोटे से टूटे फूटे घर को देखा। मिट्टी का फर्श, पुराना फर्नीचर और दीवारों पर फैली दरारें। ये सब देखकर मुझे महसूस हुआ कि ये घर तो मेरी पुरानी जिंदगी से भी ज्यादा कठिनाइयों भरा हो सकता है। फिर भी मेरे पति की बातों से ऐसा लगता था कि आगे की जिंदगी में वह मुश्किलें नहीं होंगी जो मैंने पहले देखी थीं। हमारे अलावा उस घर में कोई और नहीं था। उसकी हालत साफ तौर पर बताती थी कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जबकि मेरे पिता का घर इससे लाख गुना बेहतर हालत में था। फिर भी मैं वहां एक नौकरानी की तरह रहती थी, लेकिन मेरे पति का यह घर अपनी बुरी हालत के बावजूद मुझे यह महसूस कराता था कि मैं इस घर की रानी हूँ और वहां सिर्फ मेरा राज है। घर में कदम रखते ही मैंने उसे संवारने का निश्चय किया। मैं अपने पति से बोली, क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस घर को बेहतर बनाना चाहिए? मेरी बात सुनकर वे मुस्कुरा दिए और बोले, मेरी रानी, अब जब तुम आ गई हो तो यह घर पूरा हो गया है। वक्त के साथ हम इसे नए सिरे से बनवाएंगे। अभी तुम खुद को इसी घर में ढालो। मुझे मालूम है कि यह घर तुम्हारे पिता के घर जैसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा समय दो। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन इस घर को तुम्हारी पसंद के मुताबिक नया रूप दूंगा। मैं बोली, बेशक यह घर मेरे पिता के घर जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे किसी की कटु बातें नहीं सुननी पड़ती और न ही अपने सांवले रंग की वजह से अपमान और तानों का सामना करना पड़ता है। मेरे पति मुझे स्नेह से देखते हुए बोले, कोई मेरी नजर से तुम्हें देखे तो उसे समझ आए कि तुम कितनी सुंदर हो। मैं मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर देखने लगी। यह तो आप केवल मेरा मन रखने के लिए कहते हैं। तो वह बोले, मैं इंसान की बाहरी सुंदरता का नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता का प्रशंसक हूँ,
और वही सुंदरता तुम में है। तुम्हारी यही विशेषता है जिसकी वजह से मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ। तुम बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो, बहुत भोली और सादगी से भरी हुई। तुम्हारी इसी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया है। मैं मुस्कुराते हुए बोली, इतनी तारीफ काफी है या और तारीफ करके खाना मिलेगा? ये सुनकर मेरे पति जोर से हंस पड़े। मैं उन्हें घूरते हुए बोली, खाना तैयार है। आपने ही मुझे बातों में उलझाया हुआ था, वरना खाना तो कब का बन गया था। उन्होंने मेरा हाथ थामते हुए कहा, चलो आज हम भी देखें कि हमारी रानी ने हमारे लिए कैसा खाना बनाया है। मैं हंसते हुए बोली, प्यार से बनाया है तो अच्छा ही होगा। मेरे पति एक मेहनती और सरल इंसान थे, जिन्होंने मेरे लिए अपने दिल में सम्मान और प्रेम का समुद्र छिपा रखा था। वे मेरे साथ अत्यंत स्नेह से पेश आते। उन्होंने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। हमेशा मुझे राजकुमारी कहकर बुलाना उनका स्वभाव बन गया था। लेकिन मेरा दिल अभी तक उनके इस प्रेम को स्वीकार नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं अपने जीवन में इतने तिरस्कार और अपमानजनक शब्द सुन चुकी थी कि जब मेरे पति मुझे प्रेम भरे शब्दों से बुलाते तो वे शब्द भी मुझे तीर जैसे चुभते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आप मुझे राजकुमारी क्यों कहते हैं? मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, न खूबसूरत न ही कोई खास। वे मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे चेहरे से अधिक सुंदर तुम्हारा दिल है। जिस दिन तुम खुद को अपने भीतर से देखोगी, उस दिन यह बात खुद ही समझ आ जाएगी। उनके शब्दों में एक अजीब सा सुकून था। मैं हैरान थी कि कोई इस कदर प्रेम से किसी सामान्य सी लड़की को भी देख सकता है। मेरी सौतेली माँ और बहनों का व्यवहार अब भी मेरे प्रति वैसा ही था। जब कभी उनसे सामना होता तो वे मुझे तिरस्कार और घृणा भरी दृष्टि से देखती और कहती, देखा, तुम्हारा पति तुम्हें राजकुमारी कहता है, लेकिन असलियत में तुम किसी नौकरानी जैसी दिखती हो। अगर वह सच में तुम्हें राजकुमारी समझता होता तो तुम्हें किसी महलनुमा घर में रखता, न कि इस पुराने और टूटे फूटे मकान में। उनकी ये बातें मेरे दिल को घायल कर देती, लेकिन मैंने अब संयम रखना सीख लिया था। मैं किसी बात का उत्तर नहीं देती थी, यह सोचकर कि समय ही सबसे अच्छा उत्तर देता है। मेरे पति ने मेरे सपनों को पूरा करने का निश्चय कर रखा था। वे चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करो। ये सुनकर मैं मौन रह गई, क्योंकि यह सिलसिला तो बहुत पहले ही मुझसे छूट गया था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे स्कूल जाने से रोक दिया था, जबकि उनकी अपनी बेटियां अच्छे स्कूलों में पढ़ती थीं। मैं अतीत की यादों में खो गई। जब मेरे पति ने दोबारा पूछा तो मैं वर्तमान में लौटी। उनकी यह इच्छा थी कि मैं अपनी प्रतिभा साबित करूं और दुनिया को दिखाऊं कि एक स्त्री का स्थान उसकी बाहरी सुंदरता पर निर्भर नहीं होता। मैंने भी उनके इस संकल्प का मान रखा और पढ़ाई के क्षेत्र में फिर से खुद को सिद्ध करने के लिए जुट गई। इस पूरे समय मेरे पति ने मुझे हर कदम पर पूरा सहयोग दिया। वो मुझे हर पल यह विश्वास दिलाते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका साथ मेरे लिए एक मजबूत सहारा बन गया। एक दिन उन्होंने मेरे लिए एक छोटा सा उपहार लाया, एक पुस्तक जिसका नाम था खुद को पहचानो। उन्होंने कहा, यह पुस्तक तुम्हें अपने भीतर की सुंदरता को खोजने में मदद करेगी। जो तूफान तुम दूसरों की बातों से अपने भीतर उठाए हुए हो, वो भी इस पुस्तक से शांत हो जाएगा। मैंने वह पुस्तक पढ़ना शुरू किया और उसका हर शब्द मेरे दिल की गहराइयों तक उतर गया। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों को खुश करना नहीं है, बल्कि खुद को जानना और संवारना भी है। उस दिन से मैंने अपनी जिंदगी में नई उम्मीदों को जगह देनी शुरू कर दी और निराशा को बाहर निकाल फेंका। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपना सम्मान और प्यार अपनी काबिलियत के आधार पर हासिल करूंगी। मेरे पति और उनके प्रेम व सम्मान ने मुझे अपनी पहचान बनाने की नई राहें दिखाईं। मेरे पति ने मुझे मेरे अंदर छिपी नारी को जगाने में पूरा साथ दिया। उन्होंने मेरे भीतर यह साहस पैदा किया कि एक मजबूत महिला इस समाज को बदल सकती है। मेरी जिंदगी में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। पति के प्यार और प्रोत्साहन ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मैं भी कुछ बन सकती हूँ, अपने लिए कुछ कर सकती हूँ और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। लेकिन यह सफर उतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रही थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें किसी संस्था में दाखिला दिलवा सकता हूँ
ताकि तुम पढ़ सको। मैं हैरानी से उनकी ओर देखने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए दिलासा दिया और बोले, तुम्हारी शिक्षा तुम्हें वह मुकाम देगी जिसकी तुम हकदार हो। यह बात मेरे लिए चौंकाने वाली थी। शिक्षा मेरे जैसी लड़की के लिए? पहले तो मैं डर गई, क्या मैं वाकई यह सब कर सकती हूँ? लेकिन उनके प्रेम और हौसले ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने अपनी मामूली आर्थिक स्थिति के बावजूद मुझे एक स्थानीय स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी और डर की मिश्रित भावना थी। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाई शुरू की तो मुझे समझ में आया कि यह दुनिया कितनी खूबसूरत और विस्तृत है। पढ़ाई इंसान के अंदर की सुंदरता को उजागर करती है, न कि बाहरी रूप को। ये मैंने उस दिन जाना। मेरी पढ़ाई के इस सफर को न तो मेरी सौतेली माँ ने स्वीकार किया और न ही मेरी बहनों ने। उनके ताने भरे शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते। अब यह काली लड़की पढ़ाई करेगी? क्या करेगी? कुछ नहीं बदलेगा। वह 2 कौड़ी का आदमी भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। खुद ही शर्मिंदा होकर बैठ जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते ये दोनों। मैं ये ताने अपने लिए तो सहन कर लेती, लेकिन अपने पति के लिए बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उनके ये शब्द मुझे तोड़ने की कोशिश करते, लेकिन मैंने इन्हें अपनी ताकत बना लिया और ठान लिया कि एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगी। एक दिन मैं किताब पढ़ रही थी तो मेरी सौतेली बहन बोली, तुम जैसी लड़कियों को सपने देखना बंद कर देना चाहिए। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने मुस्कुराकर कहा, देखना, एक दिन यही सपने मेरी सच्चाई बनेंगे और वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। वह हंसते हुए ताना मारने लगी, तुम्हारी सच्चाई यही है कि तुम्हारा रंग काला है और तुम 2 कौड़ी के नौकर की पत्नी हो। इससे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और यह जो तुम अपने सपनों को सच्चाई बनाना चाहती हो, यह कभी मुमकिन नहीं होगा। तुम हमेशा यहीं रहोगी जहां आज खड़ी हो। उसकी बातों ने मुझे बहुत निराश किया। वह हौसला जो मेरे पति ने मुझे दिया था जैसे बुझने लगा। लेकिन मेरे पति ने न केवल मेरा मनोबल बढ़ाया, बल्कि मेरे साथ शिक्षा के इस सफर में भी भागीदार बन गए। वे रात को देर तक मेरे साथ बैठते, मेरी पढ़ाई में मदद करते, मेरे सवालों के उत्तर ढूंढते और मेरी हर सफलता पर मुझे सराहते और प्रेरित करते। उनकी सराहना से मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया। वे हमेशा कहते, तुम ये कर सकती हो, और उसी प्रेरणा के बल पर मैं और बेहतर करती चली गई। धीरे धीरे मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी पर मेरे पति मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि मेरे साथ साया बनकर चलते रहे। जब पहला इम्तिहान आया तो मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि जिंदगी के बाकी इम्तिहानों की तरह इस बार भी मैं असफल हो जाऊंगी। लेकिन मेरे पति ने कहा, विश्वास रखो, तुम्हारे अंदर वह काबिलियत है जो दुनिया को बदल सकती है। मैं अपने ऊपर उनके इस विश्वास को देखकर हर क्षेत्र में उतरने को तैयार थी। मुझे खुद से ज्यादा जैसे अपने पति की शख्सियत पर विश्वास था। और सच में जब परिणाम आया तो मैं कक्षा की सबसे बेहतरीन छात्रा थी। ये क्षण मेरी जिंदगी का पहला ऐसा पड़ाव था जब मैंने खुद को पहचाना कि वास्तव में मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उस दिन मैंने अपने पति से कहा, आपने मुझे वो सम्मान दिया जो शायद किसी ने कभी नहीं दिया था। मैं वादा करती हूँ कि एक दिन मैं आपको गर्व करने का अवसर दूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम पहले ही मेरा गर्व हो, मेरा मान हो। अब मेरी जिंदगी एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में मेरी सफलताएं केवल मेरे लिए ही नहीं, बल्कि मेरे पति के लिए भी गर्व का कारण थीं। उनकी प्रेम और बलिदानों ने मुझे मजबूत बनाया था। लेकिन अब समय था कि मैं अपने अस्तित्व को सिद्ध करूं और दुनिया के सामने अपनी अहमियत साबित करूं, क्योंकि अब मैं वह कमजोर और मायूस लड़की नहीं थी, बल्कि एक मजबूत और साहसी स्त्री बन चुकी थी जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। एक दिन मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने मुझे बुलाया और कहा, हमें एक भाषण प्रतियोगिता में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक छात्रा की आवश्यकता है और हम चाहते हैं कि तुम हिस्सा लो। यह सुनते ही मेरे मन में डर की एक लहर दौड़ गई। मैं, जो कभी खुद पर विश्वास नहीं रखती थी, जिसे यह भरोसा ही नहीं था कि वह दूसरों के सामने एक शब्द भी बोल पाएगी, वह कैसे सबके सामने खड़ी होकर बोल सकती थी। लेकिन मेरे पति ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, याद रखो, यह अवसर तुम्हारे सपनों को साकार करने का पहला कदम है। साहस करो, तुम यह कर सकती हो। कोई भी काम इंसान की क्षमता से बाहर नहीं होता।
मैंने डरते हुए इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि इसमें मेरे पति की खुशी और स्वीकृति शामिल थी। वे चाहते थे कि मैं यह प्रतियोगिता जीतूं। कई रातें जागकर मैंने अपना भाषण तैयार किया। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो मेरा दिल डर और उत्साह की मिलीजुली भावना से भरा हुआ था। लेकिन अभी भी मेरे अंदर एक डर था कि न जाने इतने लोगों के सामने मैं बोल भी पाऊंगी या नहीं। मैं खुद को हिम्मत देती रही, मुझे यह करना ही होगा। अपने लिए नहीं, उस इंसान के लिए जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। इसलिए जब मैं मंच पर गई तो मन में पहले ही ठान चुकी थी कि मैं यह मुकाबला हर हाल में जीत कर रहूंगी। प्रतियोगिता के दौरान मैंने डरते हुए मंच पर कदम रखा। वहां मौजूद सैकड़ों आंखें मेरी ओर देख रही थीं। भाषण देते समय मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन तभी मुझे अपने पति के शब्द याद आए। विश्वास रखो, तुम बदलाव ला सकती हो। ये शब्द मेरे लिए किसी मजबूत सहारे से कम नहीं थे। ये सोचते ही मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना भाषण शुरू किया। मेरे शब्द दिल से निकले थे और उनका असर भी लोगों के दिलों तक पहुंचा। जब मैंने भाषण समाप्त किया तो पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। ये मेरी जिंदगी का वह पहला पल था जब मुझे महसूस हुआ कि मैं सचमुच कुछ कर सकती हूँ और मुझ में कुछ कर दिखाने की क्षमता है। भाषण प्रतियोगिता में मुझे पहला पुरस्कार मिला। प्राचार्य ने मुझे मंच पर बुलाकर इनाम दिया और कहा, हमें तुम पर गर्व है। तुमने न केवल अपना बल्कि अपने विद्यालय का भी नाम रोशन किया है। प्राचार्य के ये शब्द मेरे अंतर्मन को एक सुकून और संतोष दे रहे थे। मैंने वह पुरस्कार अपने पति को देते हुए कहा, यह आपका है, क्योंकि अगर आप न होते तो मैं कभी यह मुकाम हासिल नहीं कर पाती। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है और यह तो अभी सिर्फ पहली सफलता है। तुम्हारी उपलब्धियों की तो अभी शुरुआत हुई है। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे भीतर सब कुछ करने की ताकत है, और देखो आज तुमने साबित कर दिखाया। मैं अपनी आंखों में अपने पति के लिए प्रेम का अथाह सागर समेटते हुए बोली, यह सब आपकी मोहब्बत और प्रोत्साहन का परिणाम है, जिसकी बदौलत मैं आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ। मेरी सफलता की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। वे लोग जो कभी मेरे रंग और स्थिति का मजाक उड़ाया करते थे, अब मुझे बधाइयां दे रहे थे। मेरी सौतेली माँ और बहनें जो हमेशा मेरा मनोबल गिराया करती थीं, अब चुप थीं। उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। वे जो मुझे मेरे सांवले रंग के कारण ताने मारा करती थीं, अब मेरे सामने निगाहें झुकाए खड़ी थीं। इस भाषण प्रतियोगिता के बाद का वह पल मेरे लिए आशा की एक नई किरण बन गया था। मैंने खुद से वादा किया कि मैं इस यात्रा को यहीं खत्म नहीं होने दूंगी। ये सफलता मेरी मंजिल की शुरुआत थी और अब मुझे अपनी पहचान को और अधिक मजबूत बनाना था, क्योंकि यह पड़ाव मुझे बहुत संघर्षों के बाद हासिल हुआ था। इसके बाद मैंने अपने भीतर कई बदलाव महसूस किए। ये समझ आई कि इंसान की बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि उसकी आंतरिक सुंदरता ही उसकी असली पहचान होती है। भाषण प्रतियोगिता में मिली सफलता ने मेरी जिंदगी में नया जोश और जुनून भर दिया था। मैंने अपनी पढ़ाई को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। जीवन ने मुझे नए चुनौतियों और परीक्षाओं के लिए तैयार कर दिया था और मैं अब उन्हें पूरा करने के लिए स्वयं को मजबूत बना चुकी थी। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि तुम में हिम्मत और योग्यता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलो। कुछ ऐसा करो जो न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। उनकी बातों ने मेरे दिल में एक नया सपना जगा दिया। मैंने निर्णय लिया कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मैं एक शिक्षिका बनूंगी। मेरा सपना था कि मैं उन लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनूं जिन्हें समाज तुच्छ समझता है। मेरा यह सपना जितना सुंदर था उतना ही कठिन भी। मेरे संसाधन सीमित थे और मेरी सौतेली माँ ने हमेशा की तरह मेरी राह में अड़चने डालने की भरपूर कोशिश की, ताकि मैं अपने जैसी लड़कियों की आवाज न बन सकूं। एक दिन उन्होंने ताना मारते हुए कहा, गुरु बनने का सपना देखने वाली यह काली लड़की शायद पागल हो गई है। कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हारे जैसे रंग की लड़कियां शिक्षक नहीं बल्कि नौकरानी बनती हैं। उनके ये शब्द मेरे दिल को गहराई तक आहत कर गए। वह मुझे हौसला देने के बजाय इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर मुझे कमजोर करने की कोशिश करते थे।
लेकिन मेरा पति हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन तुम्हें अपने सपने के लिए लड़ना है। बस तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ती जाओ, मंजिलें खुद ब खुद तुम्हारी ओर बढ़ेंगी। भूल जाओ कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से खुश नहीं होते, बल्कि तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए एक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। यह छात्रवृत्ति उन लोगों के लिए थी जो मेहनती और योग्य होते हैं, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। मैंने अपने पति की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आवेदन किया था, क्योंकि मैं उन्हें और बोझ नहीं देना चाहती थी। मैंने दिन रात मेहनत की और पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही ईश्वर से दुआ करती रही कि मेरा यह सपना पूरा हो जाए। जब छात्रवृत्ति के परिणाम घोषित होने वाले थे, तब मेरा दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा था। मैं प्रार्थना कर रही थी कि चयन सूची में मेरा नाम आ जाए, ताकि आगे की पढ़ाई में कोई अड़चन न आए। जब मैंने परिणाम देखा तो मेरी आंखें खुशी से भर आईं। मेरा नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में सबसे ऊपर था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और अपने पति को यह खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है और मुझे पता है कि तुम आगे भी सफल होगी। सफलता हर कदम पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी इस सफलता ने मोहल्ले और परिवार में एक नई चर्चा छेड़ दी। वे लोग जो पहले मुझे हिकारत भरी नजरों से देखते थे, अब मेरी तारीफ कर रहे थे। मेरी सौतेली माँ, जो हमेशा मेरे खिलाफ रहती थी, अब खामोश थी। मेरी बहनें, जिनकी शादी ऊंचे घरानों में हुई थी, अब मेरे सामने झिझक रही थीं। शायद उन्हें यह एहसास हो रहा था कि शिक्षा न रंग देखती है और न ही हैसियत। ये मोड़ मेरी जिंदगी का एक मील का पत्थर साबित हुआ। मुझे महसूस हुआ कि अगर इंसान मेहनत करे तो कोई भी चीज उसके सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकती। मेरे पति का प्यार और मेरी अपनी मेहनत ने मुझे वह ताकत दी जो मैंने कभी खुद में महसूस नहीं की थी। वह कमजोर और डरी हुई लड़की अब एक मजबूत इंसान बन चुकी थी। छात्रवृत्ति मिलने के बाद मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरे कदमों में नई मजबूती थी और दिल में नए सपनों की रोशनी। मैंने अपनी शिक्षा की यात्रा संघर्ष के साथ जारी रखी, लेकिन सफलता की राह पर चलते हुए कठिनाइयां भी बढ़ती गईं। स्थानीय स्कूल में प्रशिक्षण हेतु पढ़ाने का अवसर मिला। ये पहला मौका था जब मैंने अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे अपने सपने साकार होते दिख रहे थे। वे सपने जिन्हें शायद मैंने कभी ठीक से देखा भी नहीं था। जब मैं पहली बार बच्चों के सामने खड़ी हुई तो मेरा दिल डर और खुशी से तेजी से धड़क रहा था। एक ऐसी खुशी जो मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि यही मेरी मंजिल है, जिसकी मुझे तलाश थी। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरी तलाश पूरी हो गई हो। बच्चे मेरी बातों को बहुत रुचि से सुनते थे और उनकी आंखों में सीखने की ललक मुझे और अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करती थी। मैं उन्हें और लगन से पढ़ाने लगी। मेरे शिक्षक और स्कूल के अन्य स्टाफ ने मेरे पढ़ाने के जज्बे और मेरी क्षमता की सराहना की और कहा, तुम में वह जुनून है जो किसी शिक्षक को महान बनाता है। जैसे जैसे मेरी सफलता की खबर फैल रही थी, समाज का नजरिया भी बदलने लगा था। वे लोग जो कभी मेरे रंग, स्थिति और पिछली जिंदगी पर तंज कसते थे, अब मेरी मेहनत और दृढ़ संकल्प की तारीफ करते नहीं थकते थे। मेरी सौतेली माँ, जो हमेशा मेरा हौसला तोड़ती थीं, अब मुझे चुपचाप देखती रहती। शायद उनके दिल में पछतावा था, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें कुछ कहने नहीं दिया। फिर भी उनकी आंखें ये साफ जाहिर करती थीं कि उन्हें अपने के पर अफसोस है। मुझे इस बात का भलीभांति एहसास था कि उनका सौतेलापन उन्हें मेरे करीब आने से रोक रहा था। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मुझे एक प्रसिद्ध स्कूल में स्थायी शिक्षिका की नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी। ये स्कूल एक बड़े शहर में था, जहां जाने का मतलब था कि मुझे अपने पति और घरेलू जिम्मेदारियों को छोड़ना पड़ेगा। मैं दुविधा में थी। क्या मैं अपने सपनों के लिए इन बलिदानों को देने के लिए तैयार हूँ? मेरे पति ने मेरी स्थिति को समझा और कहा, यह अवसर तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बल्कि तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम वहां जाना चाहती हो
तो खुशी खुशी जाओ। मुझे तुम्हारे जाने से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनना चाहता। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने तय किया कि मैं अपने सपनों को साकार करने के लिए इस चुनौती को स्वीकार करूंगी, लेकिन साथ ही अपने रिश्ते को अपनी पहली प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि इसी रिश्ते की बदौलत मैं आज इस मुकाम पर पहुंची थी। तो भला मैं इस पवित्र रिश्ते को अपनी नौकरी के लिए कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। मैंने नौकरी स्वीकार कर ली और एक नए शहर में कदम रखा। वहां के माहौल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने समझा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोगों के दिलों और सोच को बदलने का माध्यम है। मेरे छात्रों ने न केवल मुझे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार किया, बल्कि उनकी सफलताओं में मेरा प्रोत्साहन भी शामिल होने लगा। मैंने कई ऐसे बच्चों को सुधारने में सफलता पाई जिन्हें समाज असफल समझता था और जिन्होंने समाज की बातें सुनकर अपने अंदर के बहादुर इंसान को खो दिया था। मेरी बातों और मेरे आत्मविश्वास से उनकी योग्यता निखर कर सामने आई। मैंने उनके अंदर उस साहस और आत्मबल को उजागर किया जो शायद मुझ में पहले कभी नहीं था। मैं चाहती थी कि जिस तरह मैं एक मजबूत इंसान बन चुकी हूँ, वैसे ही मेरे विद्यार्थी भी स्वयं को स्थापित करें। जब मेरी सफलता की खबरें मेरे गांव तक पहुंची, तो वही लोग जो कभी मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, अब गर्व से मेरा नाम लेने लगे। मेरी सौतेली माँ ने एक दिन मुझे फोन पर कहा, मैंने तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन आज मुझे तुम पर गर्व है। उनके यह शब्द मेरे दिल को सुकून देने के लिए काफी थे और इन शब्दों ने मेरे अंदर और अधिक साहस भर दिया कि मैं और ऊंची उड़ान भर सकूं। उस दिन मैंने जाना कि जब इंसान अपने संकल्प और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, तो दुनिया स्वयं उसके रास्ते आसान करने लगती है। मेरी जिंदगी सफलता के रास्ते पर चल पड़ी थी, लेकिन जिंदगी कभी भी परीक्षाओं से खाली नहीं होती। शहर में नौकरी करने के बाद मैंने न केवल अपने सपनों को पूरा करने की यात्रा जारी रखी, बल्कि कई बच्चों के सपनों को भी साकार करने का माध्यम बनी। इस यात्रा ने मुझे कुछ सच्चाइयों से भी अवगत कराया, जिनका सामना करना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे पढ़ाने के अंदाज और मेरी लगन ने मुझे जल्द ही मेरे क्षेत्र में प्रसिद्ध बना दिया। माता पिता अपने बच्चों की समस्याएं लेकर मेरे पास आते और मेरे सुझावों पर अमल करते। मेरे विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में सफल हो रहे थे, बल्कि उनकी जिंदगियों में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा था। स्कूल की प्रधानाचार्य ने एक भाषण में मेरे बारे में कहा, यह शिक्षिका केवल किताबें नहीं पढ़ाती, बल्कि जीवन के पाठ भी सिखाती है। ये प्रशंसा मेरे लिए एक सम्मान था, लेकिन जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ती गई, मुझे अपने पति की कमी खलने लगी। उनके बिना ये सफलताएं अधूरी लगने लगीं। मैं ये सफलताएं उनके साथ मिलकर मनाना चाहती थी, क्योंकि इनका असली हकदार वही था। उनकी कमी मुझे गहराई से महसूस होती। एक दिन मेरे पति ने मुझसे फोन पर कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूं, लेकिन तुम्हें देखे बिना दिन बिताना मुश्किल हो रहा है। उनके यह शब्द मेरे दिल को छू गए। मैंने महसूस किया कि मेरी सफलताओं के पीछे उनकी कई कुर्बानियां छुपी हैं और मैं उनके साथ समय नहीं बिता पा रही। तब मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने काम और अपने वैवाहिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करूंगी। मैंने स्कूल से निवेदन किया कि मुझे गांव के पास किसी शाखा में स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि मैं अपने पति के साथ रहते हुए अपने सपनों को भी जारी रख सकूं। जब मैं गांव वापस आई, तो गांव के लोग अब मेरे साथ सम्मान से पेश आने लगे। इतना सम्मान मुझे पहले कभी नहीं मिला था, जितना कि सफलता के बाद मिला। मेरी सौतेली माँ, जो पहले मुझे स्वीकार नहीं करती थीं, अब मेरी प्रशंसा करती दिखती। हालांकि उनके व्यवहार में अभी भी थोड़ी संकोच थी, और मेरे पिता, जिन्होंने कभी मेरी माँ के डर से मेरे सिर पर हाथ तक नहीं रखा था, मेरे गांव लौटने पर वह मुझे गर्व से अपने सीने से लगाते हुए बोले, बेटी, तुम मेरे लिए गर्व का कारण हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा सिर सम्मान से ऊंचा हो गया है। उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं अपने पिता के प्यार और स्नेह के लिए हर पल तरसती रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं उनके सीने से लगकर अपने सारे दुख भुला दूं। वही कंधा जिस पर सिर रखकर मैं अपने दुख उनसे कहना चाहती थी, वह मुझे मेरी सफलता के बाद नसीब हुआ। मेरे लौटने के बाद गांव के कई माता पिता ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उनके बच्चों को शिक्षा दूं। गांव में एक पुराना स्कूल था, जो लंबे समय से जर्जर हालत में बंद पड़ा था। मैंने ठान लिया
कि मैं उसे दोबारा शुरू करूंगी और उन बच्चों को पढ़ाऊंगी जो आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तरह कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहे। मेरे इस निर्णय की सभी ने सराहना की, लेकिन कुछ लोगों ने आलोचना भी की। शहर के स्कूल में काम करने वाली लड़की अब गांव के बच्चों पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रही है? इन बातों से मुझे थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन मेरे पति ने मुझे ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा, तुम्हें उन लोगों के लिए काम करना है जो वास्तव में तुम्हारी मेहनत की कद्र करते हैं। दुनिया की बातों की चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुमने दुनिया की बातें सुननी शुरू कर दी तो तुम कभी दूसरों को शिक्षा के गहने से सुसज्जित नहीं कर सकोगी। मैंने गांव के स्कूल को दोबारा बनाने की मुहिम शुरू की। मेरे पति ने मुझे आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से पूरा सहयोग दिया। मेरे विद्यार्थी और उनके माता पिता ने भी इस कार्य में मेरा भरपूर साथ दिया। कुछ ही महीनों में स्कूल दोबारा खुल गया और वे बच्चे जो कभी शिक्षा से वंचित थे अब स्कूल की बेंचों पर बैठे दिखाई देने लगे। गांव के बच्चे मुझे अध्यापिका जी कहकर पुकारते थे। उनकी मुस्कुराहटें मेरी सबसे बड़ी सफलता बन गई थीं। मैंने यह सीखा कि सफलता केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों को साकार करने में भी है। गांव का स्कूल दोबारा शुरू होने के बाद मेरी जिंदगी में सुकून और खुशी आ गई थी। बच्चों की मासूम मुस्कानें और उनके माता पिता की दुआएं मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थीं, लेकिन जीवन में कभी कभी खुशियां तूफान से पहले की शांति होती है। एक दिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने स्कूल पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह स्कूल गांव के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि गांव की स्थिति के लिए व्यर्थ है और इस जमीन का उपयोग किसी और काम के लिए होना चाहिए। वे लोग थे जिन्होंने हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया था। स्कूल की सफलता और बच्चों की शिक्षा उनके लिए एक खतरा बन गई थी। वे नहीं चाहते थे कि गांव के बच्चे शिक्षित हों और कभी उनके बराबर आ खड़े हों। उन्होंने स्कूल को बंद करने की धमकियां देनी शुरू कर दी। वे मेरे पास आए और बोले, ये स्कूल बंद कर दो, नहीं तो इसके अंजाम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भुगतने पड़ेंगे। मैं डरी हुई थी, लेकिन मेरे पति ने मेरा हाथ थाम कर कहा, तुमने ये स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए बनाया है। हम किसी के दबाव में आकर अपना उद्देश्य नहीं छोड़ेंगे। तुम इन लोगों की धमकियों की बिल्कुल भी चिंता मत करो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। ये लोग खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। मैंने गांव के बुजुर्गों से संपर्क किया और उनके सामने स्कूल की अहमियत और बच्चों के भविष्य के लिए अपनी बात रखी। प्रभावशाली लोगों ने अपनी अवैध ताकत का इस्तेमाल करते हुए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये समय मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन मेरे विद्यार्थी, उनके माता पिता और मेरे पति ने मुझे हिम्मत दी। जब गांव के लोगों को पता चला कि स्कूल को बंद करने की कोशिश की जा रही है, तो वे मेरे समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और स्थानीय प्रशासन से अनुरोध किया कि स्कूल को बचाया जाए। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला मेरे पास आई और बोली, बेटी, तुमने हमारे बच्चों के लिए जो किया है वह कोई और नहीं कर सकता। हम तुम्हारे साथ हैं। उनके शब्दों ने मेरे अंदर एक नई ताकत भर दी। महीनों के संघर्ष के बाद अदालत ने स्कूल के पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले ने न केवल स्कूल को बचाया, बल्कि गांव के लोगों को यह संदेश दिया कि शिक्षा का अधिकार किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। इस निर्णय के बाद ये बात और अधिक स्पष्ट हो गई। प्रभावशाली लोगों ने भी अब अपनी कोशिशें छोड़ दी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और गांव के लोग बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अधिक सहयोग करने लगे। इस परीक्षा ने मुझे यह सिखाया कि अगर आपका उद्देश्य नेक हो और आपकी हिम्मत मजबूत हो, तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। मेरे पति, विद्यार्थियों और गांव के लोगों के समर्थन ने मेरे सपने को और ऊंचा कर दिया। गांव के स्कूल की सफलता के बाद मेरे कुछ विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलताएं हासिल कर रहे थे। कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर और कुछ ने खुद शिक्षक बनने का निर्णय लिया। उनके कार्य ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम थे। गांव के कई लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षित करने के महत्व को समझा और अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजना शुरू किया। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसका सपना मैंने देखा था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, तुमने गांव में जो रोशनी फैलाई है वह अब दूसरे गांवों तक भी पहुंचनी चाहिए। हमें शिक्षा का यह संदेश और जगहों तक लेकर जाना होगा। उनके इस स्वप्न ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि यह सपना मैंने पहले ही देख रखा था। हमने मिलकर निर्णय लिया कि गांव के पास और भी स्कूल खोलेंगे
ताकि शिक्षा की रोशनी हर जगह पहुंचे। मेरे पति, जो शुरुआत से ही मेरे साथ खड़े थे, उन्होंने एक दिन कहा, तुमने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जीने में लगा दी और यही हमारी असली सफलता है। उनके यह शब्द मेरे दिल को सुकून दे गए। हमें यह एहसास था कि हमने अपनी जिंदगी को एक ऐसा उद्देश्य दे दिया है जो औरों के लिए लाभकारी है। फाउंडेशन की सालगिरह पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे विद्यार्थी, उनके माता पिता, गांव के लोग और मेरे पति मौजूद थे। मेरे पूर्व छात्र छात्राओं ने इस अवसर पर कहा, गुरुजी ने हमारी जिंदगी बदल दी। उनकी मेहनत और लगन की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। ये क्षण मेरे लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। मैंने वह सब कुछ प्राप्त किया जो कभी मुझे असंभव लगता था। यदि जीवन में कोई उद्देश्य हो और संकल्प भी दृढ़ हो, तो कोई भी शक्ति आपको अपने सपनों को साकार करने से नहीं रोक सकती। मेरा जीवन यात्रा इस बात की साक्षी थी कि आपका अटूट संकल्प, प्रेम और परिश्रम किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपका रंग कोई मायने नहीं रखता। इस प्रकार मेरी यात्रा एक सुखद और सफल अंत तक पहुंची, जहां मैंने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि दूसरों के सपनों को भी साकार करने का माध्यम बनी। और यही मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।